हाँ तो हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आईसीआर के बाकी क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। आईसीआर 2019 के सॉल्व क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे 16 से शुरुआत करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट्स एट 250 हर्ट्ज। एक ट्यूनिंग फॉक है यानी कि स्वरित द्विभुज है जो कि कंपन कर रहा है 256 हर्ट्ज के साथ। ठीक है भाई। कह रहा व्हाट वुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप टू रेजोनेट विद ट्यूनिंग फॉक। कह रहा किसी क्लोज ऑर्गन पाइप की, क्लोज का मतलब जो एक हिस्से से बंद हो, क्लोज ऑर्गन पाइप की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि वो इसके साथ अनुनाद की स्थिति में रहे। अनुनाद की स्थिति का मतलब इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति सेम हो। तो इसकी आवृत्ति निकालना हमको, तो इसकी आवृत्ति बोलो बेटा कितनी हो जाएगी। इसकी आवृत्ति किसी क्लोज ऑर्गन पाइप की कोई भी आवृत्ति, मतलब मूल आवृत्ति की बात करें तो V/4L, उससे बड़ी 3V/4L, उससे बड़ी 5V/4L। याद आ रहा होगा आपको कि क्लोज ऑर्गन पाइप हमेशा अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी मूल आवृत्ति का हमेशा विषम मल्टीपल 3 गुना 5 गुना ऐसे बनाता है, क्योंकि इसमें ऑड हार्मोनिक्स ही पॉसिबल होते हैं, विषम सन्नादी ही बनते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आपको मिनिमम लेंथ का पता लगाना है। व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप टू रेजोनेट विद द सेम। मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम लेंथ का मतलब हमको लेंथ अगर मिनिमम चाहिए तो हम उसमें सबसे पहला केस उठा लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला, है ना। तो इस केस को यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को अगर इसके बराबर करके देखा जाए तो 256 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉक बिल्कुल क्लोज ऑर्गन पाइप जैसी फ्रीक्वेंसी रखे जो कि V/4L है, तो दोनों एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर अनुनाद करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। इज इक्वल टू V/4 मल्टीप्लाई बाई L। L पता करना, ऊपर ले जाओ। सो L इज इक्वल टू V/4 मल्टीप्लाई बाई 256 256। ध्यान से देखिए, V की वैल्यू अगर डाल दी जाए तो V जो कि स्पीड ऑफ साउंड दिया गया, उसमें दिया गया टेक द स्पीड ऑफ साउंड एज 360। तो इसे हम लोगों ने रखा 360/4 मल्टीप्लाई बाई 256। इसे कट करोगे 4 9 36 90/256। अब इसका अप्रॉक्सीमेशन अगर कैलकुलेशन करा जाए तो बन जाएगा, हाँ ये हालांकि आंसर अभी फिलहाल जो लेंथ का आएगा मीटर में आएगा, चाहो तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 9000/256। डिवीज़न करोगे तो डिवीज़न लगभग अगर ऊपर 1000 होता, 10,000 होता, 10,000 तो 25 चौको 4 40 बार जाता, 40 से थोड़ा कम आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन करिएगा आराम से। आने वाला अप्रॉक्सीमेट आंसर लगभग 35 पॉइंट समथिंग यानी 35.1 सेंटीमीटर के आसपास। डेटा मीटर में था, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सेंटीमीटर के पदों में दिए गए। ठीक है भाई, चले अगली बात देखें। एक और बात देखिए, ऑप्शन में देखिए और भी लेंथ है, तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको मिनिमम लेंथ चाहिए, इसलिए हम लोगों ने पहला वाला केस उठाया। क्लियर हो गया। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉक की, वही फ्रीक्वेंसी अगर क्लोज ऑर्गन पाइप की है तो दोनों एक जैसी फ्रीक्वेंसी एक जैसी आवृत्ति पर होंगे तो अनुनाद करेंगे। इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जिसका आपने देखा ए पार्ट करेक्ट है। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं, जो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे उनको कम से कम लाइनों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अच्छा सवाल है। 17 नंबर क्या कह रहा है देखिए जरा। 17 नंबर सवाल कह रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ इमिटेड, मिनिमम वेवलेंथ इमिटेड बाई एन एक्सरे ट्यूब इज 0.41 नैनोमीटर। जो वेवलेंथ इमिशन हो रहा है दैट इज 0.041 नैनोमीटर एक्सरे ट्यूब से। कह रहा करस्पॉन्डिंग एनोड वोल्टेज अप्लाइड टू द एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब का मतलब आपको याद होगा, एक्सरे ट्यूब या कूलिश ट्यूब, उसमें एक सामने से हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की किसी मेटल टारगेट प्लेट पर बम्बार्डिंग कराते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी अंदर के इलेक्ट्रॉनों को देता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट स्विच करते हैं और उससे फोटोन यानी कि एनर्जी निकलती है फोटोन के फॉर्म में। इसी फोटोन के फॉर्म में निकलने वाली एनर्जी को हम लोग एक्सरे कहा करते हैं। क्लियर हो गई बातचीत ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमसे कह रहा है कि आप ये बताइए कितना वोल्टेज अप्लाई किया जाए। ध्यान से देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अगर वो V मान लें तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी E मल्टीप्लाई बाई V, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, और वही इसमें एनर्जी के फॉर्म में होगा। एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा, Sc/λ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी यही एनर्जी अंदर दे देगा जो कि फोटोन के रूप में निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर फोटोन की एनर्जी कर दिया। अब देखिए जरा इन शॉर्ट अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में वोल्टेज पता करना है, V पता करना है, मल्टीप्लाई बाई, इसे रखे रहो। ये जो कैलकुलेशन आता है 1242 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा। लैम्डा बोलो कितना, 0.41 इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। तो जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 1.6 × 10⁻19 जूल
ये इससे कैंसिल हो गया। तो वोल्टेज बराबर कितना आ गया, वोल्टेज आ गया बेटा 1242 अपॉन 0.041। अब इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन आपके हाथ में, डेसिमल को 2 प्लेस बढ़ाओ, नीचे बनेगा 40, ऊपर बनेगा 12, 4 तियाँ, जो आंसर 30 के आसपास हो, 3 का मल्टीपल हो, 30 किलोवोल्ट। 30 किलोवोल्ट, डेसिमल हटाने से ऊपर 10 की पॉजिटिव पावर बढ़ेगी जो कि किलो बना देगी इसे। क्लियर हो गया ना, 30 किलोवोल्ट मतलब 30,000 वोल्ट। क्लियर। चलो अगला सवाल आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। तो कौन सा पार्ट सही बेटा इसका, दूसरा पार्ट सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर का वोल्टेज 8 वोल्ट लिखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, जो कलेक्टर का वोल्टेज है दैट इज गिवन एज 8 वोल्ट। ठीक है भाई, और क्या कह रहा है, ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है या कलेक्टर की तरफ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वही लोड रेजिस्टेंस होता है, वो कितना दिया गया 800 ओम। और कलेक्टर में ड्रॉप, देखो सुनना बहुत ध्यान से, कलेक्टर वोल्टेज 8 वोल्ट है VC। फिर कह रहा है दैट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 800 ओम इन द कलेक्टर सर्किट इज 0.4। इस हिस्से में जो ड्रॉप हुआ है, लोड में जो ड्रॉप हुआ है दैट इज 0.5 वोल्ट। अब समझो, आपको अगर याद हो कन्फिग्रेशन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का, तो कन्फिग्रेशन बेटा कुछ ऐसे होता था, ऐसे। सर्किट का थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, ये आपका ट्रांजिस्टर, ये आपका ट्रांजिस्टर, इधर कलेक्टर, ये एमिटर कॉमन, इधर आपका ये बेस से आने वाली करंट इनपुट करंट IB, कलेक्टर वाली करंट IC, एमिटर की जो करंट है दैट इज़ IE। ठीक है भाई, यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा होता था उसे हम लोग लोड रेजिस्टेंस कहते थे, और इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वोल्टेज का उसे V लोड कहेंगे। तो कलेक्टर की जो करंट है IC, I बराबर V बराबर IR ओम्स लॉ के हिसाब से, तो हम IC निकाल सकते हैं, V लोड बराबर IC इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लोड। वोल्टेज अक्रॉस लोड कितना है, लोड में कितना वोल्टेज गिरा है 0.5, तो 0.5 बराबर IC पता करना है, रोक लीजिए। लोड रेजिस्टेंस कितना है 800। ध्यान से देखो, तो इसे नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओगे, ये नीचे ले जाओगे तो बन जाएगा 0.5 अपॉन 800 बराबर IC। अब देखिए ज़रा, तो यहाँ से IC कितना आ गया, डेसिमल हटाओ 0 बढ़ा दो, डेसिमल हटाओ 0 बढ़ा दो, ये बन गया 5/8, 10⁻³ बन जाएगा मिली। तो IC को लिख दे रहे हैं 5/8, और 10⁻³ नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻³ दैट मीन्स मिली एम्पियर। तो IC कलेक्टर की करंट मिल गई। अब देखिए बीटा गिवन है, बीटा को कहते हैं हम लोग करंट गेन रेशियो, बीटा को हम कहते हैं करंट गेन रेशियो। बीटा याद करने का टेक्निक आपको याद कर बताया होगा हमने कि IC अपॉन IB, कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेस, आउटपुट अपॉन इनपुट, IC अपॉन IB। याद करने का तरीका, बीटा में B आता है, अगर अल्फा होता तो अल्फा में नीचे IE आता है। ठीक है, तो ये पता करना। अब IC की आइडिया है, बीटा दिया है 24, बीटा इज गिवन एज 24, सो 24 इज इक्वल टू IC इज गिवन एज 5/8 मल्टीप्लाई बाई नीचे रखो IB, IB को उठा के ऊपर फेंक दो, तो IB बराबर 5/8 मल्टीप्लाई बाई 24। देख लीजिए अच्छे से, 5/8 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया बीटा, बीटा का इस्तेमाल कर लिया, बीटा बराबर IC अपॉन IB, यहाँ से IB मिल गया। अब देखिए IB का आइडिया है और IC का आइडिया है, दोनों के आइडिया से हम लोग IE तक पहुँच सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद करिए IE बराबर IB प्लस IC। किरचॉफ लॉ, अगर इस जंक्शन पर किरचॉफ लॉ लगाओगे तो IB भी आ रही है, IC भी आ रही है और IE जा रही है, तो आने वाली बराबर जाने वाली। तो IE पता करना है, शायद हमसे कह रहा बेस करंट पता करो, तो बेस करंट तो बेटा आ गई 5/8 इंटू 24। क्यों भाई, डायरेक्ट आंसर आ गया, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, खत्म सवाल। 5/24 इंटू 8, 24 इंटू 8 हो जाएगा 24 8, ये हो जाएगा लगभग 192, 192। सो इट इज 5/192। बोलिए भाई, और 5/192 बोलो बेटा कितना हो जाएगा। हम कह रहे हैं अगर डेसिमल डबल जीरो यहाँ बढ़ा दो या ट्रिपल जीरो बढ़ा दो तो 192 इज क्लोज टू 200 के आसपास है। 200 से इसको काटोगे तो लगभग 5/2, 2.5 के आसपास, 25 इस टाइप का कोई आंसर है। हाँ, आंसर में डिजिट बहुत छोटी होगी, मिली नहीं बल्कि माइक्रो आएगी। कैलकुलेशन आराम से करके देखना,
भाई ये हम करें कैलकुलेशन, ये खुद ही किस में चल रहा, ये सब मामला मिली में चल रहा। हम करें अगर ऊपर 0 बढ़ाओगे तो ऊपर 10 की नेगेटिव पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो 0 जो बढ़ाओगे वो तो डिवीजन में चले जाएंगे, 10 की नेगेटिव पावर स्टोर हो जाएगी जो कि मिली के साथ मिलकर 10 की नेगेटिव पावर को और बढ़ा देगी, माइक्रो बन जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा आपका वो 5/192। प्रॉपर डिवीजन करोगे तब भी याद रखना कि 5/192 5/200 के आसपास है। 5/200 का मतलब 5 का आधा, 200 में नीचे वाले 2 को समझो तो आधा, यानी 0.25 के आसपास है। कोई ऑप्शन ऐसा 25 के आसपास, 25 26 दिया, 26 में मिली भी है, माइक्रो भी है, तो माइक्रो आ जाएगा 26 माइक्रो एम्पियर। आप आराम से कैलकुलेशन करिएगा क्योंकि ये पार्ट बेटा आपके मतलब का है। कैलकुलेशन पार्ट टीचर से एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि ये सारा प्रोसीजर बताना हमारी जिम्मेदारी। कैलकुलेशन करना, पेन चलाना, इतना काम आप कर सकते हैं। फिर से बता दें सवाल को, हमसे कहा गया था कि किसी एक कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन में हमको बेस करंट, कलेक्टर करंट और इमिटर करंट तीनों के संबंध के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई थी। जैसे लोड के बारे में जानकारी दी, लोड रेजिस्टेंस 800 है, लोड में गिरने वाला वोल्टेज 0.5 है। यहाँ से हमने IC कलेक्टर करंट निकाल ली। कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो बीटा कहलाता है। बीटा की वैल्यू 24 दी गई थी, हमने बीटा फाइंड आउट कर लिया। आंसर आपके सामने। अगला सवाल, तो बेटा इसमें कौन सा पार्ट सही है? इसका तीसरा पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 18 तीसरा पार्ट करेक्ट है। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जरा, इसे ला देना बेटा। हर सवाल एक ही 4 अंक के साथ इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ी सी समस्या इसलिए होगी, कुछ चीज़ें लेंदी है। जैसे ये ट्रांजिस्टर वाला एग्जांपल अपने आप में लेंदी एग्जांपल है। अगर डिटेल एक्सप्रेशन करने लगेंगे तो एक टर्म तो केवल इसी में लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 सीखने के दृष्टिकोण से सीखिए। 19 नंबर कह रहा देयर आर 3 इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट्स A, B, C kept parallel to the XY plane as shown in the figure. The charge density are sigma 2 sigma minus 2 sigma on them. तो हमसे कह रहा व्हाट विल रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। सुनना बेटा, बहुत आसान सवाल। एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, तीसरी प्लेट ये y एक्सिस का डायरेक्शन, ठीक। कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से तीनों की डेंसिटी दी गई है। एक की सिग्मा, दूसरे की 2 सिग्मा, तीसरे की -2 सिग्मा। अब देखो कोई P पॉइंट लोकेट किया है, यहाँ कहीं P पॉइंट लोकेट किया है। साथ ही साथ यही बता रहा है कि इनके बीच का गैप कितना है। ये गैप भी डिस्कस किया है, गैप भी डिस्कस किया। अब तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जब भी कभी इनफाइनाइट शीट का कैलकुलेशन करते हैं, याद करो इनफाइनाइट शीट, अगर इनफाइनाइट शीट में जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है तो डिस्टेंस से हम चीज़ कोरिलेट नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है। तो किसी भी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं। अब जरा देखो, अगर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, चार्ज डेंसिटी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। इतनी बात का ध्यान देना। चलो भाई अप्लाई करते हैं। तो बताओ जरा सा, P पॉइंट पर इसकी वजह से, और ध्यान दें ये y एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, और अगर ये y एक्सिस है तो ये y का पॉजिटिव एक्सिस है तो इधर की तरफ जो वेक्टर होगा प्लस ऑफ j कैप। तो ये y का कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव एक्सिस, तो इधर वेक्टर कौन सा हो जाएगा? माइनस का j कैप। अब जरा बताओ P पॉइंट पर कितने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे? आपने कहा सर ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड यानी आउटवर्ड नीचे की तरफ दिया जाएगी, नीचे की तरफ। इसे E1 मान लेते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड नीचे की तरफ, इसे E2 मान लेते हैं। इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स यानी अंदर की तरफ, तो इस प्लेट में अंदर की तरफ का मतलब भी डाउनवर्ड E3, यानी तीनों फील्ड हमको क्या करनी है? ऐड कर देनी। चलो बताओ पहले वाले का फील्ड कितना होगा? आपने कहा सर पहले वाले का फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन माइनस j कैप, प्लस दूसरे वाले की फील्ड कितनी हो जाएगी? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन माइनस j कैप। तीसरे वाले की डायरेक्शन बोलो बेटा -2 सिग्मा। अब सुनो, माइनस प्लस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आप पहले ही डायरेक्शन कंसीडर कर चुके हो। ध्यान देना, पूरी फिजिक्स में ध्यान देना। जब भी कभी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डीलिंग करोगे, जब भी कभी किसी सदिश राशि के साथ बातचीत करोगे, तो या तो चिन्ह को महत्व दोगे या तो दिशा को महत्व दोगे। आपने कहा सर हम तो डायरेक्शन पहले ही गेस कर चुके हैं, इसका मतलब हमें साइन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सीधे -2 सिग्मा इस्तेमाल करो। किसी 2 सिग्मा, आपने कहा सर हम 2 सिग्मा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डायरेक्शन हम पहले कंसीडर कर चुके हैं। तो बन जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सी डायरेक्शन? नीचे की तरफ। नीचे मतलब माइनस j कैप। ध्यान से देखो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो ये 1 + 2 + 2, या ऐसा कह लो 1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बोलो कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 1 5, तो रिजल्ट बन जाएगा 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन माइनस j कैप, डाउनवर्ड। है कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन संख्या सेकंड।
टिक कर लो। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लो जरा सा। कह रहा 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस अंडरगोज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर T if the initial and final values of the pressure and volume are P1, V1, P2, V2 respectively, the amount of heat energy supplied during the this change। सुनना, कह रहा है कि भैया आइसोथर्मल मतलब T कांस्टेंट, टेम्परेचर कैसा है कांस्टेंट। अच्छा टेम्परेचर क्या डील करता है, आपने कहा सर इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो उसमें से कुछ पार्ट वर्क डन में जाता है, बाकी पार्ट इंटरनल एनर्जी के चेंज में जाता है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, 0। क्लियर, कितना हो जाएगा, 0। अब चलो भाई, इसी के बाद इसी में कह रहा है तो हीट सप्लाई थी, कहने का मतलब हीट सप्लाई में वर्क डन भी होगा, इंटरनल चेंज भी होगा। तो इंटरनल चेंज वाला पार्ट 0, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो क्यों, जो हीट सप्लाई वो W के बराबर है। और याद करो आइसोथर्मल में वर्क डन W बराबर होता है, याद करो 2.303 RT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, है ना। अब मान लो V1 से V2 गया है, पैरामीटर कहाँ से कहाँ चेंज हुए, P1 V1 से P2 V2 का वेरिएशन हुआ है। इसका मतलब इनिशियल फाइनल, तो फाइनल की जगह V2 और इनिशियल की जगह V1। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग V2 अपॉन V1। देखो किसी ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन तो नहीं दिया। चौथे ऑप्शन में V1/V2 दिया है। और देखो जरा, तो क्या अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चार्ल्स लॉ भी तो लागू हो जाएगा कि P1 V1 बराबर कांस्टेंट, P2 V2 बराबर कांस्टेंट, नहीं P1 V1 बराबर P2 V2। तो यहाँ से देखो ध्यान से, V2 अपॉन V1 बराबर P1 अपॉन P2। तो इसे रिप्लेस कर सकते हो, इसकी जगह क्या लिखा सकता है, P1 अपॉन P2। ये रिजल्ट बन के तैयार हो गया। कोई ना कोई पार्ट जरूर मैच कर रहा होगा, कोई ना कोई पार्ट मैच कर रहा होगा, मिला। और देखिए जरा, ये लॉग बेस E पे है, इसी को लॉग बेस, सॉरी ये लॉग बेस 10 पे है, इसे लॉग बेस E यानी ln बनाओगे, ln। सो W इज इक्वल टू, इसे अगर इसके साथ इंगेज कर दोगे तो यही बन जाएगा ln। तो रिजल्ट बन जाएगा RT ln P1 अपॉन P2। हर बात क्लियर होनी चाहिए। ये बेस 10 की बात थी, यहाँ बेस E है, एक्सपोनेंशियल है। खास बात ये भी है कि यहाँ म्यू RT हो सकता है, नंबर ऑफ मोल। लेकिन नंबर ऑफ मोल कितना है, पढ़ के देखो, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, 1 मोल है। तो 1 मोल का मतलब म्यू की जगह 1 रखा हुआ है। क्लियर है बेटा, मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आइसोथर्मल का वर्क डन ही होता है W बराबर म्यू RT लॉग P2 P फाइनल अपॉन V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या म्यू RT लॉग ऑफ P इनिशियल अपॉन V फाइनल। लॉग अगर बेस E में है तो ये फार्मूला लॉग 10 कर लोगे तो 2.303 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक बच्चों, चलिए इसे रफ कर दे रहा हूँ, इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ। आइए 21 नंबर देखिए, 21 नंबर थोड़ी रफ्तार करेंगे। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्या कह रहा है, तो बेटा इसका कौन सा पार्ट सही था, इसका पहला पार्ट सही था 20 वाले का। 21 नंबर आ जाओ। कह रहा है हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 बराबर, जो सिंक का टेम्परेचर है T2 वो दिया है 300 केल्विन। साथ ही साथ हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर दिया है दैट इज गिवन एज T1 बराबर, T1 टेम्परेचर ये अननोन है। इफ इट वर टेक 100 जूल फ्रॉम द रिजर्वायर एंड डिलीवर 80 जूल टू किलो कोल्ड रिजर्वायर। आप याद करें ये आपका सोर्स होता था और यहाँ कहीं आपका सिंक होता था, और सोर्स से सिंक की तरफ हीट का फ्लो हो रहा होता था, और इसी में बीच में हम वर्क डन निकाल लिया करते थे। हिसाब किताब करने में कहते थे अगर सोर्स ने हीट सप्लाई करी है Q1 और सिंक को रिसीव हुई है Q2, तो जो वर्क डन है वो कैसे निकालोगे। तो आपने कहा सर हमने सप्लाई किया Q1, उसमें से Q2 चला गया सिंक के पास और W आ गया वर्क डन के फॉर्म में, ऐसा कुछ सीखा था। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वी वर टेक 100 जूल फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, अगर हम हॉट रिजर्वायर से 100 जूल ले लें और 80 जूल कोल्ड रिजर्वायर को दे दें, तो कह रहा है कि द टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर कुड बी। अगर हम यहाँ से 100 लें और इसे 80 दे दें, मेरे हिसाब से 20 का वर्क डन हो जाएगा। सवाल ऐसे बन सकता है कि वर्क डन कितना हुआ वो भी पता कर लिया हमने। हमसे कह रहा है कि टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर बताओ, तो सारी जानकारी हमारे पास है। हम चले टेम्परेचर बताने, टेम्परेचर कैसे बताएंगे, तो हम कहेंगे ईटा के फार्मूले पर ध्यान दो, 1 माइनस T2/T1, ठीक है भाई। और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2/Q1, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई डाउट तो नहीं। और ज़रा देखिए एक चीज़ और देखो,
चलिए 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 बेटा, तो ये बात हम लोग समझ गया ना। अब हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये बताइए कि द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना होता है। हॉट रिजर्वायर देखो बेटा, सिंक का टेम्परेचर दिया, सोर्स का टेम्परेचर मिसिंग है। ईटा के दो फार्मूले बताते हैं कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी की जैसी है, आप पता कर लेते हैं। यानी Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। व्हाट इज Q2? हीट सप्लाइड टू द सिंक, दैट इज 80। व्हाट इज Q1? दैट इज हीट इजेक्टेड फ्रॉम सोर्स 100। T2 कितना बेटा? 300 केल्विन। T1 कितना पता नहीं, ध्यान से देखो। तो T1 बराबर T1 0 से 0 कैंसिल, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 3000 अपॉन में 8। T1 बराबर, इसे काटो, 2 से काटें 4, 2 से काटो 1500, 4 से 1500 में डिवीजन अगर चला जाएगा शायद 375, 375 केल्विन। चेक कर लेना, 375। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 221वें का नोट कर लें। मतलब इसमें हमने W निकाल दिया, ताकि अगर आपसे W ईटा पूछता, मान लो इस सवाल में ईटा पूछ ले, आपको कोई दिक्कत नहीं सर। ईटा एफिशिएंसी का मतलब था कितना काम मिला विद रिस्पेक्ट टू हीट सप्लाई। तो काम कितना मिला? 20 का। हीट सप्लाई करी तुमने 100। इफिशिएंसी 20 से काटो 100 को 1/5, तो परसेंटेज इफिशिएंसी मतलब मल्टीप्लाई बाई 100, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना परसेंट? 20% इफिशिएंसी का इंजन है आपका, ठीक है ना। कुछ भी कर सकते, कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हो। तो 21 नंबर सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22, आइए 22 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिए भैया, 22 नंबर सवाल बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 22, क्या दो पार्टिकल एक्स और वाई हैं, इक्वल चार्ज है, तो हम लिख लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं, ये एक्स ये वाई, दोनों में सेम चार्ज क्यू। आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है, एंट्री कैसी? परपेंडिकुलर। याद करो, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कल की रेडियस इधर बोलो R1, इधर भी सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस बोलो बेटा R2। ठीक, फिर कह रहा है डिस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस R1 R2। कह रहा है द रेशियो ऑफ मास x टू द y। मास का रेशियो बताना। अब जरा सुनो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करनी है। हमने कहा रेडियस का जो रिलेशन होता है R बराबर mv अपॉन QB, याद आया? मास पता करना है। कह रहा सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा बोथ आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सुनो, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्यों रखा, यहाँ वोल्टेज V है और यहाँ वोल्टेज 0 है, तो चार्ज पार्टिकल विल स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज पार्टिकल स्वतः ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, और ऐसा करते वक्त ये कुछ एनर्जी गेन कर लेगा, जो कि होगी चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, दैट इज V। इतनी एनर्जी गेन कर लेगा। तो हम चाहें तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यों लिख सकते हैं? अच्छा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रिलेशन है? तो मोमेंटम बराबर √2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। बाकी नीचे जो लिखा है क्यू भी लिखा रहने दो, चेक कर लो। सो R बराबर √2 तो 2 रहेगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह Q मल्टीप्लाई बाई V मल्टीप्लाई बाई मास अपॉन नीचे बोलो बेटा क्यू भी। अब कह रहा मास का रेशियो क्या होगा, तो ये R का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ Q एनर्जी वगैरह बना लिया, वोल्टेज वगैरह के टर्म्स बना लिया। हम इस रिलेशन का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये सब बातें हटा दे रहे हैं, बीच की बातें हटा रहे हैं, मुद्दे की बात पर ध्यान दो। R का रिलेशन आ गया, ही इज आस्किंग अबाउट द रेशियो ऑफ मास। वो मास के रेशियो के बारे में पूछ रहा है, मास आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो देखो जरा R1 अपॉन R2 करके देखते हैं। R1 बोलो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही से बनाना। R1 बराबर √2, चार्ज सेम है, वोल्टेज सेम है, मास 1 नंबर मान लो, इधर चार्ज सेम है, सॉरी ये ऊपर आएगा सब, नीचे चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम। पड़ोस में आ जाओ, पड़ोस में आइए, इधर बोलो R2 बराबर √ के अंदर 2 वही, चार्ज वही, वोल्टेज वही, मास इधर 2 नंबर का दूसरा पार्टिकल है, ये सेकंड नंबर पार्टिकल है, फर्स्ट नंबर पार्टिकल। ठीक, चलो अपॉन चार्ज वही, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को डिवाइड करो डिवाइड, फार्मूला बना लिया, करो डिवीजन। R1 अपॉन R2, बड़े बच्चे हैं आप कंपटीशन के, उम्मीद सब समझ रहे होंगे। दोनों को डिवाइड करोगे सब कट जाएगा, 2 Q B M। तो जो बचेगा आपके पास, वो बचेगा √M1
अपॉन रूट ऑफ m2। रेडियस का रेशियो रूट ऑफ मास में आ रहा, तो मास का रेशियो रूट हटाओ, स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर कर दो। सो m1 अपॉन m2 बराबर r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन संख्या 3 सही है। मास का रेशियो इन टर्म्स ऑफ रेडियस चाहिए था, और सिंपल रेडियस का फार्मूला लगाया, फार्मूले में काइनेटिक मोमेंटम की जगह mv की जगह काइनेटिक एनर्जी इनटू मास लिखा, और काइनेटिक एनर्जी की जगह में e मल्टीप्लाई वी लिख दिया, hq मल्टीप्लाई वी लिख दिया। कोई कठिन सवाल नहीं, 22 नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर, की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। अब देखिए जरा, कह रहा है एक पार्टिकल है मास m का मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। सवाल नंबर 23, एक पार्टिकल है कि सर्कुलर पाथ पर घूम रहा, जिस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा उसकी रेडियस r मान लीजिए। अगर सर्कुलर पाथ पर ये घूम रहा है तो इस पर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और अगर इसकी रफ्तार लगातार इंक्रीज करती जा रही है तो इस पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। अब सुनिए सवाल, कह रहा यूनिफॉर्म स्पीड से तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो सुनो, सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स 0 नहीं हो सकता। सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की तरफ तो एक एक्सेलरेशन होना चाहिए जिसकी लगातार डायरेक्शन चेंज करेगा, सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा, ये बात तो तय हो गई। लेकिन अगर इसकी रफ्तार लगातार बढ़ नहीं रही, यानी कांस्टेंट रफ्तार, एक समान चार्ज जैसे क्वेश्चन में कहा गया, तो इस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि स्पर्श रेखीय त्वरण यानी टेंजेंशियल त्वरण इसकी रफ्तार को लगातार बढ़ाएगा। तो AC नॉन जीरो बट AT जीरो, कौन सा ऑप्शन है भाई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। सेंट्रीपिटल भी कह सकते हो, इसे ए रेडियल भी कहा जा सकता है बेटा, ए रेडियल डज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन संख्या 4 सही है इसका। ये बिल्कुल कंठस्थ रहना चाहिए कि सर्कुलर पाथ मतलब AC या AR होगा, 0 नहीं होगा यानी 0 नहीं होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 तब होगा अगर ऑब्जेक्ट की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। अगर रफ्तार बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, the maximum and the minimum amplitude of AM and AM wave are 90 and तो maximum and minimum amplitude E max 90 millivolt, E min पर लिख दे रहे हैं, फिर समझाते हैं, 30 millivolt रिस्पेक्टिवली। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, ये आपके कम्युनिकेशन सिस्टम वाला सवाल है, तो उसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स या मॉड्यूलेशन डेप्थ एम ए बराबर होता है ई मैक्स, सीधे फार्मूला बेस है बेटा, इसमें बहुत एक्सप्लेन नहीं है, ई मैक्स माइनस ई मिन अपॉन ई मैक्स प्लस ई मिन। मॉड्यूलेशन डेप्थ, मॉड्यूलेशन गहराई बराबर ई मैक्स यानी मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज 90 मिली वोल्ट माइनस ई मिन 30 अपॉन 90 प्लस 30, ऊपर 60 नीचे 120, आंसर 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। ये टू द फार्मूला सवाल है मॉड्यूलेशन डेप्थ का, याद रखें इसे, ऐसे ही सवाल आएगा। ये आपकी मॉड्यूलेशन डेप्थ, ठीक है भाई। अगला देखिए, ये हो गया 24 नंबर। अब आते हैं 25 नंबर। हाँ, तो इसका कौन सा सवाल सही, कौन सा ऑप्शन सही बेटा? तीसरा नंबर। ये हल्का सवाल, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। चले, तो 24 का तीसरा पार्ट सही है। आए 25 नंबर सवाल में। 25 नंबर सवाल देखिए, सवाल अच्छा कह रहा, बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको याद होगा कि जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी करती है तो उसका वेलोसिटी आता है v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका मैक्सिमम वैल्यू इस वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। ये मैक्सिमम 1 होता है तो ये भी मैक्सिमम होगा। तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू बेटा a मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला। तो y जब मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन यानी जो भी SHM में एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड पर, तो ये भी मैक्सिमम आ जाएगा। अब देखिए जरा, कह रहा कोई बॉडी SHM एग्जीक्यूट कर रही है, उसकी रफ्तार मैक्सिमम रफ्तार 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये दिया है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। उस पर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज गिवन है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ बॉडी? टाइम पीरियड पूछ रहा है। आइए पहले हम दोनों करने जा रहे हैं डिवाइड, सब डिवाइड करो। ध्यान से देखो, वी मैक्स अपॉन ए मैक्स कर रहे हैं। खैर फार्मूले सामने लिखे सब। वी मैक्स की वैल्यू उसका फार्मूला, अल्फा मैक्स की वैल्यू उसका फार्मूला, दोनों को डिवाइड करो। ए ओमेगा कैंसिल, क्या बचेगा 1/ओमेगा। ये काट दिया आपस में, ऐसे करो डिवीजन, ऐसे
ओमेगा से ओमेगा ए से ए कट गया, 1/ओमेगा बचा। इधर देखो 30 इक्के 30 30 दूनी 60, 1/2 ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी ऊपर चला जाएगा बराबर 1/2। तो टी बराबर 2 पाई, ये ऊपर गया अपॉन 2 से 2 खत्म, तो टी बराबर टाइम पीरियड बराबर पाई सेकेंड। धन्यवाद। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन संख्या पहला सही है, ऑप्शन संख्या पहला, नोट कर लें। अब देखिए जरा, अब देखिए अगला सवाल कह रहा है पर्सन, 26 नंबर सवाल। अच्छा सवाल है, फ्रेम का सवाल। थोड़ी सी बातें आपको मेंट कर दें। मान लीजिए कोई फ्रेम ऐसा है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा, v कांस्टेंट है अगर इसका नियत रफ्तार से, तो अंदर के ऑब्जर्वेशन, चाहे अंदर पर्सन करे चाहे कोई ग्राउंड पर खड़ा पर्सन करे, दोनों के ऑब्जर्वेशन सेम होंगे। लेकिन अगर यही फ्रेम किसी निश्चित एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जाएगा तो इसके ऑब्जर्वेशन, इसका प्रेक्षण अलग अलग होगा, क्योंकि यह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अजड़त्ती फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन अवेलेबल हो, एक्सेलरेशन हो, और अंदर हर ऑब्जेक्ट को स्यूडो महसूस हो। स्यूडो का कॉन्सेप्ट आपको हमने डिस्कस किया होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई फ्रेम एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा तो अंदर हर ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई पेंडुलम लटक रहा, तो ये अगर फ्रेम ऊपर जा रहा ए एक्सेलरेशन से, तो अंदर के हर ऑब्जेक्ट को एक स्यूडो एक्सेलरेशन नीचे महसूस होगा। सिमिलरली अगर कोई फ्रेम नीचे जा रहा किसी एक्सेलरेशन से, तो अंदर रखे हर ऑब्जेक्ट को स्यूडो उल्टा महसूस होगा, रिवर्स डायरेक्शन महसूस होगा। तो ये बातें तुम्हें दिमाग में रखनी है। अब आगे आते हैं सवाल पर। अब सवाल पर आते हैं, देखिए जरा 26 नंबर कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग इन स्टेशनरी एलिवेटर थ्रोज अप अ कॉइन विद अ सर्टेन वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड, रिटर्न इन 10 सेकेंड। बहुत आसान सवाल। आपसे कहा गया किसी फ्रेम के अंदर खड़ा है कोई पर्सन, उसने एक कॉइन उछाल दिया और वो कॉइन 10 सेकंड बाद उसके हाथ में आ गया। 10 सेकंड बाद आ गया, इसका मतलब ग्रेविटी के अंडर अगर मोशन हो रहा होगा तो कॉइन ऊपर जाने में 5 सेकंड लेगा, नीचे आने में 5 सेकंड लेगा, चूँकि जो लिफ्ट है वो कैसी कंडीशन पर है? स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर की गई कोई भी हरकत, मान लीजिए कोई पर्सन है, इसने सिक्का उछाल के 10 सेकंड बाद रिसीव कर लिया, तो 5 सेकंड सिक्के को लगे ऊपर जाने में, 5 सेकंड लगे सिक्के को नीचे आने में, क्योंकि लिफ्ट स्टेशनरी है। क्योंकि यही प्रेक्षण आप ग्राउंड से खड़े होकर भी कर सकते हैं। ग्राउंड से खड़े होकर अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अगर 2 सेकंड में ऊपर जाएगी, 2 सेकंड में नीचे आएगी। अब सुनना, अगर टोटल टाइम 10 सेकंड है तो 5 सेकंड ऊपर 5 सेकंड नीचे, यानी 5 सेकंड में यहाँ 0 हुआ, 5 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पर रफ्तार 0 हो गई, तो 5 सेकंड में 0 हुई, तो ग्रेविटी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें, 10 मीटर पर सेकंड, सिक्का फेंका आपने ऊपर की तरफ, ग्रेविटी काम कर नीचे, तो उसने 5 सेकंड में 0 किया। इसका तो जरूर आपने कितने से फेंका होगा? 50 से 1 सेकंड बाद 40 से 30 से 20 से 10 से 0, हर सेकंड 10 की कमी हुई। अरे भाई 40 से फेंकते 4 सेकंड लगते, 30 से फेंकते 3 सेकंड लगते, तो 50 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा, वापस उसी पॉइंट पर आने में 50 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई होगी, और ऐसा करने में 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे जाने में। ये हमने ओनली कैलकुलेशन कर लिया। आप चाहें तो इसे इक्वेशन H बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा कर कर सकते हैं। जहाँ से फेंका वहीं आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल रफ्तार पता नहीं, टाइम 10 सेकंड माइनस हाफ, ग्रेविटी 10, टी का स्क्वायर, 2 से काटा 5, 2 से काटा 5, टाइम 10 सेकंड का स्क्वायर बेटा। ठीक, ध्यान से देखिए तो u इंटू 10 यानी 10u बराबर 100 इंटू 5 500, 0 0 कैंसिल, u बराबर 50, वही तो कह रहे थे हम, 50 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जरा, अब देखिए एक और बात समझिए। अब करना क्या है? अब कह रहा सेम एलिवेटर नाउ स्टार्ट्स मूविंग एंड थ्रोज वर्टिकली कॉइन विद द सेम वेलोसिटी, लेकिन अगली बार रिटर्निंग 12 सेकंड हुई। इस फोटो हटा दे रहे बेटा। अगली बार इसी एलिवेटर के अंदर की जो कहानी है इसमें परिवर्तन आ गया। कह रहा एलिवेटर वही, अब की बार इसी पर्सन ने सेम कॉइन को सेम स्पीड यानी 50 की रफ्तार से फेंका, लेकिन अब की बार उसके हाथ में वापस आ रहा, लेकिन 12 सेकंड में।
सिचुएशन सेम है, तो इसका मतलब लिफ्ट ने गड़बड़ करी है, पर्सन वही, स्पीड वही फेंक रहा, वही ग्रेविटी है, तो इसका मतलब पर्सन ने जो लिफ्ट है उसमें गड़बड़ हुई है। तो लिफ्ट ऊपर भी जा रही होगी, हो सकता है नीचे जा रही हो, क्योंकि लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने से फ़र्क पड़ेगा। अब देखना जरा क्या करते हैं भाई, जहाँ से चली वही वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0, यू कितना 50, टाइम 12 माइनस हाफ, ग्रेविटी नहीं पता, ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अब कि हमको अंदाजा है लिफ्ट ने गड़बड़ करी है, तो जो अंदर प्रभावी त्वरण है वो जी नहीं होगा, बल्कि जी प्लस ए, जी माइनस ए टाइप का कुछ होगा। अगर जी और ए एक दिशा में तो जी प्लस ए, जी और ए अपोजिट तो जी माइनस ए, इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 600 बराबर ये हो जाएगा 12 12 144 का आधा 72, 72 जी डैश। डिवीजन भेजो, हाँ माइनस ये से इधर ले आओगे तो प्लस में रहेगा, ये वैसे रहेगा, अजर से रहेगा, तो 72 नीचे रहेगा, जी डैश बराबर 72, 600 बाई 72। इसको राउंड ऑफ करें अगर, फ्रंट मान लीजिए 0 0 कैंसिल, 7 8 56, 8 पॉइंट समथिंग जी की एक्चुअल वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी थी, जी की एक्चुअल वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो प्रभावी एक्सेलरेशन आ रहा दूसरी बार में 12 सेकंड जब लगा तो वो 8 आ रहा, घट गया, जी घट गया। अब सोचो जी कैसे घटेगा, जी का काम करता है नीचे, तो जी घट कैसे सकता है? अगर कोई स्यूडो एक्सेलरेशन ऊपर आ जाए, और स्यूडो एक्सेलरेशन ऊपर आने के लिए फ्रेम को कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे की तरफ। भाई सिंपल बात है, फ्रेम जाए, अभी डिस्कस किया, फ्रेम जाएगा नीचे तो अंदर के हर ऑब्जेक्ट को स्यूडो मिलेगा ऊपर। अब स्यूडो ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो जी और ए उल्टे हो गए, तो जी को ए अपोज करेगा, ए घटा देगा, तो जी अगर 10 होगा, ए अगर 2 होगा, तो 10 में से 2 घट जाएगा, तो 8 के आसपास वही परिस्थिति है। इसका मतलब लिफ्ट क्या कर रही? लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेटेड मोशन करती हुई। अब जरा देखो, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब सवाल में आंसर निकालने से कोई बात नहीं, लॉजिक सोचने जैसी बात है कि जी जो आया उससे देख के आपको लॉजिक सोचना कि दरअसल लिफ्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल संख्या 26। अब आते हैं सवाल नंबर 27, 27 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। 27 नंबर, अब देखिए, क्या किसी पात्र में एक कंटेनर का डिस्कशन कर रहा है, और उस कंटेनर में, अब देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि पात्र में T टेम्परेचर है, एक कंटेनर है। 27 नंबर सवाल, एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस है, टेम्परेचर T है, और n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल है, n अणु है। अच्छा, आपको याद होगा किसी भी कंटेनर में अगर एक मोल अणु, जैसा कहें एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है E होती है 3/2 kT, हालांकि होती है F/2 kT, F जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3/2 kT। n मोल्स हैं, n से मल्टीप्लाई करो, एक का n गुना हो जाएगा। कह रहा भैया आपने इसमें कुछ परिवर्तन किया ताकि एनर्जी सेम रहे, जो E पहले था वही E बना रहे, है ना। और क्या कह रहा कि अणुओं की गति ऊर्जा समान रहे, नहीं, अणुओं की गति ऊर्जा समान रहे लेकिन अणुओं की संख्या दुगनी कर दी जाए। तो आपने कहा सर एनर्जी वही रखनी है, मोनोटॉमिक है सब, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वही रहेगा, टेम्परेचर पता नहीं क्या हो जाएगा अगर अणुओं की संख्या दुगनी कर दी जाए, ये 2n करो, ये पक्ष बराबर है। कह रहा जो ऊर्जा पहले इसमें थी वही ऊर्जा अभी भी इसमें है, अणुओं की संख्या पहले n थी अब दुगनी कर दी गई, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हमने दोनों बातों अगर ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष बराबर होंगे, इनको बराबर करो या डिवीजन कर दो, E से E खत्म, 3/2 K सब खत्म, N से N खत्म। ध्यान से देखो, 1/1 बराबर T/2 T डैश, तो T डैश बराबर T/2, आधा टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर आधा, अणुओं की संख्या दुगनी, ऊर्जा मेंटेन। सवाल संख्या ये हो गया, इस 27 का चौथा ऑप्शन सही है। 28 नंबर की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम लोग, 28 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, इसे रफ कर दे रहे बेटा, इसे रफ कर रहे हैं, 28 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 28 नंबर देखिए बेटा फटाफट, कह रहा रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क, सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम मास एंड रेडियस। क्वेश्चन नंबर 28 देखने जा रहे हैं। कह रहा रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, सर्कुलर डिस्क ये है, टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग ये। अच्छा, अगर रिंग का मास m है
और रिंग की रेडियस r है। डिस्क का भी मास m है और जो डिस्क है उसकी रेडियस r है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आपने कहा सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ ऑफ mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I बराबर ये हो जाएगा mr²। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, क्योंकि मास सेंटर से बराबर दूरी पर होता है। यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ मास भी होता है, यहाँ हाफ mr²। खैर, कह रहा दोनों की रेडियस ऑफ जायरेशन कंपेयर करो। अगर दोनों की रेडियस सिमिलर है, मास सिमिलर है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या करते हैं पता है आपको? किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप mk² के बराबर कर देते हैं, यहाँ m पूरी बॉडी का मास और k रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो ये डिस्क है तो उसको kd नाम रख लेते हैं। किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर mk² के बराबर कर दो, या ये रिंग है तो रिंग रख लो। तो भाई सिंपल सी बात है, हमको रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो चाहिए, ये बातें हम बराबर है। इस इक्वेशन को डिवाइड करो तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ mr² अपॉन mr² बराबर m रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क का स्क्वायर, टोटल मास रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिंग का स्क्वायर, m से m r से r, तो kd डिस्क की रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर अपॉन रिंग की रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर बराबर ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लगाओ, डिस्क टू द रिंग, डिस्क और रिंग का जो रेशियो है वो 1/√2 आ जाएगा। जैसा ऑर्डर दिया, पहले डिस्क है फिर रिंग है, तो डिस्क टू रिंग 1/√2। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल, 29 नंबर देखिए ज़रा, 29 नंबर क्या कह रहा है? 29 नंबर कह रहा है हमसे, कह रहा है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 20 है और फुल डिफ्लेक्शन देता है। अगर इसमें 1 मिली एम्पियर करंट पास करी जाए, इसे वोल्टमीटर बनाना है जिसका रेजिस्टेंस हाई फाई हो। तो गैल्वेनोमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर, इसे जी मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम, इसके सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, कितने का? 4980 का। आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये डिवाइस अपने आप में वोल्टमीटर बन जाती है। ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू द वोल्टमीटर है। देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है? हाँ जी, अब देखिए ज़रा, अब देखिए इसमें जो करंट आ रही है वो करंट अलाउड कितनी बेटा? कह रहा 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो कह रहा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना नाप सकता है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा वो इन दोनों एंड्स के क्रॉस नापेगा। भाई किसी सर्किट में आप ऐसे वोल्टमीटर पैरेलल लगाते हो तो ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए आपने पैरेलल में ये डिवाइस लगा दी। देखो जरा कितना वोल्टेज नाप सकती है। तो V बराबर IR, वोल्टेज नापना है, I बोलो कितना? 1 मिली, मतलब 10⁻³ I बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की बात करो, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2, 4980 + 20, बोलो कितना हो जाएगा? 5000। 1 2 3 आंसर 5 वोल्ट। तो वोल्टेज बराबर 5 वोल्ट आ जाएगा। बोलो भाई, कोई डाउट? 30वां सवाल, ये कौन सा पार्ट सही बेटा? इसका तीसरा पार्ट सही है, तीसरा पार्ट। 30वां सवाल, 30 नंबर, 30 नंबर देखिए बेटा। 30 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा करंट ऑफ 0.2, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा करंट ऑफ 0.2 फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ दिस। करंट के टाइम के साथ बढ़ने का जो रेट है di/dt, दैट इज गिवन एज 0.4 एम्पियर पर सेकेंड। इफ द पावर फ्लोज थ्रू द कॉइल, जो पावर है वो है 0.4 वाट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बताना, L बताना है। ठीक, चलो भाई कोई बड़ी बात नहीं। हमने कहा पावर का करंट से क्या रिलेशन होता है? आपने कहा सर पावर P बराबर VI, पावर 0.4, वोल्टेज या EMF। याद करो, अगर आपके पास कोई कॉइल है जिसका इंडक्टेंस L है, जिसमें रेट ऑफ करंट di/dt है, तो इसमें EMF आ जाएगा L मैग्नीट्यूड ऑफ di/dt। वैल्यू रखिए, ये बन जाएगा L di/dt
मल्टीप्लाई बाई आई, जो बताओ रख दो। पावर पता है, ये पावर वोल्टेज करंट, पावर कितना 0.4, एल इंडक्टेंस कितना, इंडक्टेंस पता नहीं, डी आई बाई डी करंट के रेट ऑफ चेंज 0.4, करंट कितना है देखिए जरा, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, कुछ गड़बड़ करी क्या बेटा, P बराबर वी आई, करंट दी गई क्या, यस करंट इज 0.2, जो करंट है वो कहा गया 0.2 एम्पियर, तो करंट भी गिवन है 0.2, ये कैंसिल 1/0.2, एल बराबर 1/0.2, डेसिमल हटाओ 0 बढ़ाओ 2 से काटो 5 हेनरी। कौन सा पार्ट सही है भाई, तीसरा पार्ट ठीक है भाई, रफ कर देना इसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा 31 नंबर, थोड़ा क्या काफ़ी लेंदी सवाल 31 नंबर, लेकिन कोशिश करेंगे इसको सही तरीके से निपटाया। क्या एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, मूविंग विद स्पीड v, कोलाइड विद स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ कैपिटल m मास एंड लिंक्ड विद सिंगल ऑब्जेक्ट। कह रहा एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि v रफ्तार से जा रहा था, वो गया और किसी कैपिटल m मास के ऑब्जेक्ट से टकराया और टकराने के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, नहीं चिपक गया इससे, यानी यहाँ परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। एक बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, आते वक्त मोमेंटम mv, इसका मोमेंटम नहीं था, लेकिन जाने के बाद जस्ट कोलिजन के पहले इसके पास मोमेंटम था, इसका मोमेंटम 0 था। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है मोमेंटम टक्कर के पहले बराबर मोमेंटम टक्कर के बाद, तो टक्कर के पहले इसके पास था, इसके पास ये तो रेस्ट पे था 0, दोनों टक्कर के बाद कंबाइन हो गए, बन गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई होगी v डैश, तो v डैश यहाँ से निकल के आता होगा, v डैश बराबर mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आ गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है भाई, वेर स्प्रिंग कांस्टेंट इसके, ठीक बात। तो हमसे कह रहा है कि टक्कर हुई और टक्कर के बाद जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, बस सवाल ख़त्म। कह रहा है ये जो टक्कर है इसमें कुछ ऊर्जा का नुकसान हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ, और वो एनर्जी अगर स्प्रिंग में स्टोर करी जाए, ऐसी स्प्रिंग में जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ऐसी स्प्रिंग जो कि एक्स कंप्रेस है, तो स्प्रिंग में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ ऑफ kx²। ये लीजिए, पता हम क्या करेंगे, हम लॉस ऑफ एनर्जी को स्प्रिंग में स्टोर करा देंगे। तो लॉस ऑफ एनर्जी देखो, लॉस ऑफ एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी किसकी थी, हाफ ऑफ mv², केवल इसके पास थी, माइनस अब देखो अब किसके पास है, कंबाइंड मास के पास है, तो हाफ ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m टोटल मास, और मल्टीप्लाई में नई वेलोसिटी जो कि अभी बनी है mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। ये डब्बा, अच्छा इसे स्क्वायर को पहले अलग कर दो, ऊपर स्क्वायर अलग नीचे स्क्वायर अलग, ये डब्बा इस डब्बे को उड़ा देगा। सॉल्व करते हैं, ये बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। हाफ बाहर mv² माइनस ऊपर बनेगा m² v² अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और आगे बढ़ाते हैं, हाफ ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो mmv² प्लस m²v² माइनस m², समझ रहे हैं ना क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया बेटा, m²v² अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये कटा, ये सॉरी ये कटा, ठीक है भाई। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बेटा एक बात ध्यान देना, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सवाल ही इतना बड़ा है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में तो फिर हो गया। बस इतना याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर स्प्रिंग में स्टोर करा देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, हाफ ऑफ कैपिटल M स्मॉल m v² अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसे बराबर कर दें हम लोग स्प्रिंग में स्टोर करा के। स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी कितनी, हाफ kx², हाफ से हाफ खत्म। तो बताओ जरा, क्या k नीचे चला जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, क्या ये सब स्क्वायर हटेगा रूट में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अल्टीमेट स्टेप x, देखना बेटा एक बार हम करेंगे, k को फेंकेंगे नीचे, स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, तो x बराबर रूट लगा दिया। क्या दिखाई दे रहा है, एक मिनट हम देख लें, एक मिनट,
नहीं, अब मामला गायब हो रहा, अब मामला गायब हो रहा। तो इस बात को कहाँ बता दें, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक लास्ट स्टेप आप खुद से कर सकते हैं, एक्स निकालना है, सब कुछ लिखा हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है, स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी लिखी है। तो एक्स स्क्वायर बराबर के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं शॉर्ट, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं कि के एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल एम स्मॉल एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। के यहाँ हटाओ, नीचे स्क्वायर हटाओ, 1/2 चाहो तो वी को बाहर निकाल देना। ऑप्शन को दिखाई दे रहा है, यस, एक वी बाहर निकाल लो, वी स्क्वायर है ना तो बाहर आ जाएगा, एक्स को शिफ्ट कर दो, एक्स बराबर ये वी बाहर है, कोई ऑप्शन वी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन के एम प्लस एम पावर हाफ। यस, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द करेक्ट। फर्स्ट वन पहला ऑप्शन सही है। बड़ा सवाल संगठन का सवाल। आगे बढ़ते हैं बेटा, रफ करने से भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा, इसके पास जो मोमेंटम था प्लस इसके पास जो टक्कर के पहले बराबर दोनों को टक्कर के बाद यहाँ से वेलोसिटी आई, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाली, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, फिर कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी बन गई, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, लॉस स्प्रिंग में स्टोर करा दिया, बस इतनी सी बात है। 32 नंबर सवाल। नंबर देखिए बेटा, 32 नंबर कह रहा है आरेखन में दर्शाए गए मीटर सेतु के प्रयोग में शून्य विक्षेप की स्थिति में तदनुसार लंबाई AC। अरे अचानक हिंदी आ गई, क्या मसला भाई? चलिए कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश क्या मतलब। कह रहा है इन द गिवन अरेंजमेंट मीटर ब्रिज दिया हुआ है। कह रहा अगर इसके तार की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो दुगनी कर दी जाए। बहुत आसान सवाल। ये कॉम्बिनेशन दिया है, ये सेल लगा हुआ है, ये दो टर्मिनल मेंटेन करे गए, इनके बीच में एक तार लगाया गया है, तार में जो टोटल लंबाई इसको 100 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ से, ठीक है ना, ये बेटा मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट है। यहाँ से एक लेंथ ये मेंशन करी गई है, ये जो रेजिस्टेंस लगाया गया दैट इज R1, और यहाँ जो रेजिस्टेंस लगाया गया है वो लगाया गया R2। ठीक, तो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है बेटा, कि अगर गैल्वेनोमीटर की मदद से आपने यहाँ कहीं अविक्षेप की स्थिति प्राप्त कर ली, और ये लंबाई अगर आपकी x है, तो बाकी हुई लंबाई कितनी हो जाएगी 100 - x, चूँकि हम इस तार को 1 मीटर का तार, मीटर मतलब मीटर का तार मतलब 100 सेंटीमीटर का तार, तो इसको हम 100 मान के चलते हैं, तो ये अगर x होगा तो 100 - x हो जाएगा। अब देखो रेजिस्टेंसेस का रेशियो बराबर होगा, ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे व्हीटस्टोन में तो ये होता है। नो डिफ्लेक्शन कंडीशन में, अविक्षेप स्थिति में, बैलेंस व्हीटस्टोन स्थिति में, या बैलेंस मीटर सेतु स्थिति में, दोनों ऊपर के प्रतिरोधों का अनुपात नीचे के प्रतिरोधों के अनुपात या नीचे के लेंथ के अनुपात के बराबर हो। तो हम लिख सकते हैं R1/R2 बराबर x अपॉन 100 - x। अब इसके अंदर की बात क्या है कि दरअसल तो केवल लंबाइयाँ हैं, असल में ये रेजिस्टेंस बराबर होता है। तो मान लो इसको मान लें, कुछ दिया तो नहीं इसमें, ACB दिया है, ACB। असल में क्या ये रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, AC का रेजिस्टेंस रो लेंथ ऑफ AC अपॉन एरिया ऑफ AC अपॉन रो, रेजिस्टेंस का फार्मूला है लेंथ ऑफ BC अपॉन एरिया, रो बाई ए कैंसिल, लेंथ ऑफ AC कितना हो जाएगा x, लेंथ ऑफ BC कितना हो जाएगा 100 - x। बोलो भाई कोई समस्या? चेक कर लो भाई, चेक कर लो। अब कह रहा है कि भैया अगर हम इस वायर की रेडियस को डबल कर दें, इसको मोटा कर दें, तो रेडियस डबल करने पर रेजिस्टेंस होता है रो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी लंबाई पर नहीं, एरिया रेडियस डबल करने पर, रेडियस मतलब जो वायर होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², रेडियस डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना एरिया हो जाएगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा तो नीचे 4 आ जाएगा। अब रेडियस तुमने पूरे वायर की डबल कर दी है, तो एरिया यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, एरिया यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नया रेशियो निकालोगे, ये 4 भी कट जाएंगे। तो अब पहले अगर नो डिफ्लेक्शन लेंथ R1 के करस्पॉन्डिंग x थी, तो बाद में भी R1 के करस्पॉन्डिंग x ही रहेगी। भाई इधर की रेडियस बदलते इधर ना बदलते तो फर्क पड़ जाता। पूरे में यूनिफॉर्म चेंज किया, तो क्योंकि यूनिफॉर्म चेंज रेशियो में आ रहा, अनुपात में आ रहा, अनुपात में बराबर वाली चीज़ें, बराबर परिवर्तन अनुपात में कट जाते हैं। जो परिवर्तन त्रिज्या के होने से एरिया में यहाँ हुआ,
वही त्रिज्या के होने से यहाँ हुआ तो दोनों अनुपात में आते ही कट गए। इसका मतलब जो पहले नो डिफ्लेक्शन लेंथ थी वही बाद में भी नो डिफ्लेक्शन लेंथ रहेगी। सो अगेन अगर आप त्रिज्या दुगनी कर देते, 3 गुनी कर देते, 5 गुनी कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो डिफ्लेक्शन लेंथ वही रहेगी। ऑप्शन संख्या सेकंड। 33 नंबर देखिए, सवाल नंबर 33 देखिए जरा 33 नंबर देखो बेटा। आइए कह रहा है इलेक्ट्रॉन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो इससे इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा घटती बढ़ती है, ये आपको सोचना है बेटा। अब देखिए, इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोवेस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी टू एनी एक्साइटेड स्टेट। देखिए इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पर है, और अगर ऊपर जाएगा तो ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। लिख दे रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, ऊपर जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। कह रहा जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप करेगा तो कौन कौन सी एनर्जी में कैसा वेरिएशन। आपको एक बात याद रखनी, देखो ऐसे याद रखो, V बराबर 2.19 10⁻6 Z/N, इसे याद दिला दिया आपको। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ये वेलोसिटी का फार्मूला, इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट वेलोसिटी का फार्मूला बोहर मॉडल से ड्राइव किया हुआ फार्मूला है, इसको ऐसे भी बता दिया है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जाने पर V और N इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात N1 2 3 4 N बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे से ऊपर जाओगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड धीमी होती जाएगी, स्पीड धीमी होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम, तो ऊपर जाने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी घटेगी। दोनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रखना, चूंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा। तो हमने कहा अगर काइनेटिक एनर्जी घटेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। कॉमन सेंस लगाओ, ग्राउंड लेवल पर अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो काइनेटिक टोटल एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊपर जाते जाते हो जाती 0, माइनस से 0 पहुंच गए, एनर्जी बढ़ गई। कौन सी एनर्जी बढ़ी? तो आपसे कहा गया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ऑर्बिट में ऊपर जाओगे, एक्साइट होते जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का रूल है वेलोसिटी n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऑर्बिट ऊपर शिफ्ट करने के साथ साथ स्पीड घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा घटती है। ऑप्शन संख्या 4। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। अब देखिए जरा सवाल संख्या 34 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर कह रहा है 2 nichols are oriented such that the maximum amount of light is transmitted. Now analyzer is rotated through an angle of 45 degree, fraction of light। कह रहा है 2 पोलराइजर या 2 पोलराइड 2 निकोल प्रिज्म एक दूसरे से इस प्रकार समायोजित किए गए हैं। ये लीजिए ताकि लाइट का मैक्सिमम पोर्शन बाईपास कर सके। कह रहा अगर इनको 45 डिग्री घुमा दिया जाए, आपको पता है, हाँ, तो कह रहा कितना % फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए, आप इस बात पर ध्यान दें कि अगर आप यहाँ से आई लाइट डालते हैं या आई नॉट डालते हैं तो पहले पोलराइजर से पास होते ही लाइट की इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पोलराइजर लाइट के 2 कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से बी को फिल्टर कर देता है, ई को पास होने देता है। आधा रुक गया, आधा पास हुआ तो इंटेंसिटी आधी हो गई। दूसरे से जब पास होगा, दूसरे से अभी जब पहले कह रहा है कि मैक्सिमम पास हो रहा है, इसको फिर 45 रोटेट कर दिया गया, इसे टेढ़ा कर दिया गया 45। तो जो लाइट ऐसे निकल जा रही थी वो टेढ़ा होने की वजह से फंस के जाएगी। तो अब जो लाइट आएगी मेलस लॉ के हिसाब से, फाइनल इमर्जेंट लाइट जस्ट प्रीवियस इंटेंसिटी अर्थात I0/2 का जस्ट प्रीवियस इंटेंसिटी का cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर 45 टाइम। सो I0/2 और cos 45 1/√2 स्क्वायर करो 1/2, आंसर I0/4। देख लीजिए, अब कह रहा है एनालाइजर फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम लाइट दैट कैन बी रिड्यूस्ड। बताइए जरा सा,
मैक्सिमम व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम लाइट विल बी रिड्यूस? बताइए भाई। तो आप देखिए जरा, आने वाली कितनी थी आई नॉट, पहले 100% ट्रांसफर हो रही थी, दोनों पैरेलल रखे थे। समझते जाइए बहुत ध्यान से समझना। कह रहा पहले दोनों पैरेलल रखे थे, तो यहाँ से आई नॉट आई, तो यहाँ आई नॉट जाएगी और यहाँ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, आई नॉट ही निकल जाए, आई नॉट बाई टू निकल जाए। फिर समझे पहले पोलराइजर ऐसे रखे थे, ऐसे। फिर देखना बेटा, जैसे 1 मिनट देख लो, आई नॉट बाई टू पैरेलल रखें, बिल्कुल सेम पास हो जाएगा आई नॉट बाई टू। अब क्या हुआ, अगर इसको 45 घुमा दोगे तो आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई 4। तो पहले फाइनल कितनी मिल रही थी, आई नॉट बाई टू। अब 45 डिग्री रोटेट कर देने से कितनी मिल रही है, आई नॉट बाई 4। यानी पहले मिल रही थी आधी, यानी मान लीजिए अगर यहाँ इंटेंसिटी 10 वाट पर मीटर स्क्वायर थी, तो यहाँ 5 होगी, तो यहाँ भी 5 होगी। लेकिन अगर यहाँ 10 थी तो यहाँ 5 होगी और यहाँ 5 का भी आधा, यानी कि 2.5 हो जाएगी। तो इस फोटो से इस फोटो में कितना परिवर्तन हो गया था? आपने कहा सर फाइनल का अगर कंपैरिजन करें तो 5 का आधा मिला, 50% का और रिडक्शन हो गया, तो 50% और कम हो जाएगी। सो ऑप्शन संख्या 3 करेक्ट है। इसी सवाल को ना देखें, इन दोनों स्थितियों को तुलना करके आंसर देना कि फाइनल लाइट की जो इंटेंसिटी है उसमें कितने फ्रैक्शन का डिप्रेशिएशन आ गया। ठीक है बच्चों, अब बचे हुए 16 सवालों का डिस्कशन स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज एरर। अगला सवाल परसेंटेज एरर का है, 35 नंबर सवाल, उनका डिस्कशन हम लोग अगले वाले टर्न पर करेंगे। आज के टर्न पर इतना ही रखेंगे और बाकी 16 सवाल आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके मिल जाएंगे। लेकिन सवालों की प्रैक्टिस इस हिसाब से कराई जा रही है कि आप सवाल देख लें, सॉल्व होते हुए देख लें। बहुत डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे तो एक जो सवाल है वो अपने आप में एक चैप्टर लेके बैठा है, तो उनका डिस्कशन तकरीबन 15 से 20 मिनट, 10 मिनट आराम से लेगा। एक अच्छा सवाल 10 मिनट लेगा, इसलिए टाइम ड्यूरेशन के लिमिट में सॉल्व कर रहे हैं हम पेपर को, ICR 2019 को। तो इसलिए इतना ध्यान रख रहे हैं कि आप केवल सवालों को एक बार करते हुए देख लें, फिर जब डिटेल टॉपिक स्टडी करेंगे या कभी क्लासेस की बात होगी तो फिर क्लास की तरह बात करेंगे। फिलहाल ये सब बातें नोट कर लीजिए। 16 क्वेश्चंस बाकी बचे हैं 50 क्वेश्चन में से, उनके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।